सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इस समय चल रहा है, अध्याय 3 चल रहा है। और अध्याय 3 में पिछला 2 वीडियो तक हो चुका है। आप उसको जाके अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज इस वीडियो में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जो वेस्टेज पदार्थ होता है वो शरीर से कैसे बाहर निकलता है, उन चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद और भी सारी चीजें हैं, क्योंकि स्पेशल किसी एक चीज के बारे में जैसे उत्सर्जन ही के बारे में पूरा डिटेल्स नहीं रखना है। बस कुछ पॉइंट्स को जानना है, देखना है कि किस तरीके से बॉडी से उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं, उसको देखना है और उस चीज को समझ लेना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि आप अब लग जाइए, क्योंकि जो एग्जाम है आपका जल्द ही एग्जाम, आपको पता है कि जून में एग्जाम होना है। लगभग लगभग श्योर है कि जून में एग्जाम होगा। तो इसलिए आप बिना देर किए चीजों में पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी धीरे धीरे खत्म होने की कंडीशन में है और उसके बाद आपका मई आ जाएगा। मई के बाद मई के बाद आपका जून ही होगा, जो कि जून में पेपर ही होना है। तो संभवतः मई तक हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे और थोड़ा सा स्पीड के साथ खींचेंगे कोर्स को, जिससे कि कोर्स खत्म हो जाए। मई तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद जून से जितनी भी सीरीज वगैरह है, रिवाइज वाला सिस्टम है और मैराथन क्लासेस है, वो सब स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कोर्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोर्स खत्म हो जाएगा। और इस बार मैथ आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दीजिए मैथ को, क्योंकि मैथ इस बार थोड़ा टफ है। फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा मैथ थर्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, स्टैंडर्ड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आपका जो सुपर टेट वगैरह होगा या टेट होगा, सुपर टेट का लीजिए, सुपर टेट या उससे पहले आपका टेट या सी टेट, उससे पहले टेट या सी टेट, ये सब जो यहाँ का क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड होता है। इसलिए बीटीसी में वन बाय वन धीरे धीरे कर करके एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर को जब जैसे ही आप चौथे सेमेस्टर पहुंचेंगे, मैथ और भी स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो अगर आप अच्छे से मैथ पढ़े रहेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगा। टेट, सी टेट और सुपर टेट ये क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैथ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में कुछ भी नहीं है, उसमें बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपको जोड़, घटाना, गुणा, स्थानीय मान, भिन्न, यही सब है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ है। अब जो थर्ड सेमेस्टर में ये काफी स्टैंडर्ड हो गया है, फोर्थ सेमेस्टर में और भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ है इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर बेस में प्रतिदिन आप 1.5 से 2 घंटा दीजिए। लगभग डेढ़, कम से कम 1.5 घंटा तो आप दीजिए ही दीजिए। ठीक है। जब तक 1.5 घंटा आप समय नहीं देंगे इसमें, 1.5 से 2 घंटा, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो चलिए, ये चीजें हो गई। अब हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताते हैं। उत्सर्जन को किस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है। चलिए आइए उत्सर्जन को देखते हैं। तो शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी बॉडीज में जितनी भी तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती है, उसके फलस्वरूप जो शरीर के बाहर पदार्थ निकलता है। जैसे आप कोई वर्क काम करते हैं तो गर्मियों के महीनों में क्या होता है कि आपके बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना तो ठंडी के महीनों में भी निकलेगा। जब कोई आप वर्क, हार्डली वर्क करेंगे, तो क्या होगा कि बॉडी से क्या होता है कि पसीना वगैरह निकलता है। वो जो अ, खराब चीजें होती हैं वो बॉडी से क्या होती हैं, निकलती हैं। तो
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मलमूत्र भी होता है, मलमूत्र का त्याग करना भी उत्सर्जन के अंतर्गत ही आ जाएगा। कि जब बॉडी में तरह तरह की क्रियाएं होंगी, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होंगी, तो उसके फलस्वरूप जो शरीर से खराब पदार्थ बाहर निकलेगा, वही क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। यह कार्य जिन अंगों के द्वारा किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी जिन कार्य, यह जो कार्य होता है, उत्सर्जन का जो कार्य होता है, यह जिन अंगों के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जन अंग के मुख्य भाग निम्न है। कुछ उत्सर्जन अंग के कुछ मुख्य भाग है। जैसे एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी। किडनी क्या करता है? चीजों को फिल्टर कर देता है, गुर्दा जिसको बोलते हैं। ये इसमें एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है जो मूत्र का त्याग करती है, फिर मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है। यही मेन रूप से उत्सर्जन के भाग होते हैं। अब इसको हम देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है, ये आपका है। देखिए ये आपका राइट किडनी होता है, ये लेफ्ट किडनी होता है। ये होता है राइट किडनी होती है, और ये क्या होती है? लेफ्ट किडनी होती है। अभी बताया गया कि दो किडनी यानी जो विक्र होता है, एक जोड़ी विक्र लेफ्ट और राइट, ये किडनी होती है। फिर मूत्र वाहिनी, इसके द्वारा क्या होता है? यहाँ से चीजों को फिल्टर करके इसको इसमें मूत्र वाहिनी के मार्ग में छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ से ये आएगा, इस पे इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ ये जो होता है, इसको जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, जहाँ पे ये चीजें आके स्टोर होती हैं, ये मूत्राशय होता है। यहाँ पे क्या होती है? स्टोर रहती है, और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होती है? वो बाहर निकल जाती है। वही प्रक्रिया इस किडनी के माध्यम से भी होता है। यहाँ चीजें यहाँ से आएंगी, और ये मूत्र वाहिनी के होते हुए मूत्राशय में आ जाएंगी, और मूत्राशय के माध्यम से मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाएगी। तो ये चीजें आपकी उत्सर्जन अंग के पार्ट्स हैं। कौन कौन पार्ट्स हैं? मेन रूप से एक दो तीन चार। यानी एक ये होता है दायाविक्र या बायाविक्र, इसको कह लीजिए कि एक जोड़ी किडनी एक हो गया, मूत्रवाहिनी दो हो गया, मूत्राशय तीन हो गया, और मूत्रमार्ग क्या हो गया? चार हो गया। चार पार्ट्स मुख्य रूप से हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा उत्सर्जन। तो आपको उत्सर्जन समझ में आ गया होगा कि शरीर में, एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम इसको, कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, यानी शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जिसके माध्यम से, यानी जिन अंगों के माध्यम से ये क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जन अंग के मुख्य भाग है। पहला क्या है? एक जोड़ी गुर्दा यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, और एक मूत्र मार्ग। ये होता है। ये है उत्सर्जन अंग, यानी उत्सर्जन के भाग होते हैं। आपको दिखा भी दिया गया है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है और कैसा वो होता है। ठीक है, चलिए आगे है सांप, छिपकली तथा मेढक द्वारा जीभ द्वारा किया गया कार्य। आप देखते होंगे सांप, छिपकली और मेढक ये अपने जीभ को ही निकालते हैं। तो इनके तरह तरह के कार्य हैं, उनको देख लेते हैं। कि सांप और छिपकली जो जीभ अपना निकालते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, मेढक जो जीभ निकालता है उसके द्वारा क्या करता है। तो सांप छिपकली अपनी जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जो सांप और छिपकली होता है, सांप और छिपकली होता है, ये अपने जीभ से सूंघता भी है, और उससे छूता भी है, और उसी से सुनता भी है। यानी एक जीभ से कई कार्य उसके होते हैं।
सूंघने की भी क्रिया को होती है, छूने की भी क्रिया होती है और सुनने की भी क्रिया होती है। सांप और छिपकली के पास कान नहीं होता है, ये अपने जीभ के माध्यम से ही सुनते हैं और किसी चीज को छूते भी हैं और उसी जीभ के माध्यम से सूंघते भी हैं। ठीक है। और जबकि मेढक क्या होता है, मेढक जीभ शिकार पकड़ने में सहायक होता है, यानी मेढक की जीभ क्या होती है, शिकार को पकड़ने में सहायक होती है। जो मेढक होता है उसकी जो जीभ होती है वो उसको सुनने के लिए अलग है, छूने के लिए उनकी स्पर्श अंग अलग है। यहाँ पे जो जीव है मेढक का, वो केवल और केवल क्या करता है, शिकार पकड़ने में सहायक होता है। क्या करता है, शिकार को पकड़ने में सहायक होता है। ये चीजें। अब बात आती स्पर्शेंद्री। स्पर्शेंद्री मतलब ये होता है कि जो किसी चीज को हम छू करके पता करते हैं, ये ठंडा है, गर्म है, कैसा है, खुरदरा है, चिकना है, इन सब चीजों का जो पता लगाता है वही हमारा स्पर्शेंद्री होता है। तो चलिए आज देखिए, स्पर्शेंद्री का कार्य त्वचा करती है। क्या कौन करती है, त्वचा। जो हमारी त्वचा होती है वो स्पर्श करने का कार्य करती है। स्पर्शेंद्री यानी कि स्पर्श का ज्ञान दिलाए, जो हमें छुए और उससे हमको ज्ञान दिलाए। इससे ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदरा, स्पर्श, दाब, दाब, पीड़ा आदि का ज्ञान होता है। किसके माध्यम से, आपके यही स्पर्शेंद्री के माध्यम से इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य में सभी ज्ञानेंद्रियों का संबंध मस्तिष्क से होता है। यानी जिस चीजों का ज्ञान हमको होता है उसका जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कहाँ से होता है, मस्तिष्क से होता है। क्यों, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होती है, हमने आपको बताया भी है शायद, कि अगर कहीं पे चोट लगती है, सपोज दैट पैर में चोट लगती है, तो नर्वस सिस्टम सारे फैले हुए हैं, संदेश पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का ही कार्य है कि संदेश को मस्तिष्क के पास भेजना होता है। तो जैसे ही हमारे पैर में अगर चोट लगता है तो हमारी तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहती है, वो तुरंत वो संदेश मस्तिष्क के पास भेजने का कार्य करती है। जब मस्तिष्क के पास संदेश गया तो मस्तिष्क तुरंत आदेशित करेगा आंख को कि देखो पैर में चोट लग गई है या कहीं भी चोट लग गई है। तो तुरंत वो उसको आदेशित करेगा, बताएगा कि कहाँ पे चोट लगा है, हाथ में, पैर में। तो तुरंत हमारी आंख देखती है तो कहती है ओ ये चोट लग गया है, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कितना हल्का चोट लगता है कि हमको पता भी नहीं चलता है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। पता तो चलता है लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। बाद में पता चलता है अरे इतना ज्यादा हो गया है, जब वो चीजें बढ़ गई होती हैं तब पता चलता है कि ये इतना ज्यादा हो गई है। तो वही चीज है कि जो तंत्रिका तंत्र होती है संदेश वाहक का कार्य करती है और ये मस्तिष्क को संदेश देती है। और मस्तिष्क को जब संदेश मिलता है तो मस्तिष्क आंख को आदेशित करता है कि देखो यहाँ पे ये चीजें हो गया है, ऐसे से हो गया। तो आंख हमारा देख करके उसके बाद अगली प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो वही चीज है कि मनुष्य में सभी ज्ञानेंद्रियों का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है, जिसके अनुसार मस्तिष्क अनुक्रिया करने का आदेश देती है। वही चीज हमने कहा ना कि मस्तिष्क जो होती है वो अनुक्रिया यानी आगे की क्रिया को करने का आदेशित करती है, किसको, आंख को, और भी जो ऑर्गन्स पार्ट्स हैं उनको आदेशित करती है। ठीक है। चलिए, अब बात आती है प्रचलन अंग, सर्कुलेशन ऑर्गन। प्रचलन अंग कौन से हैं, सर्कुलेशन ऑर्गन क्या है, तो आने जाने में जंतु जिन अंगों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। यानी आने जाने में जंतु जिन अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या वहां से आने के लिए जिस अंग का प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रचलन अंग। अगर जो अंग काम ही नहीं करेगा तो प्रचलन में कहाँ रहेगा। कुछ अंग ऐसे होते हैं, जैसे पहले कहा जाता है कि मनुष्य में क्या थी, पूंछ थी। तो उस पूंछ से कोई कार्य नहीं था तो धीरे धीरे पूंछ क्या हो गई, मनुष्य से विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई कार्य ही नहीं था, उसका प्रचलन, वो प्रचलन में आया ही नहीं, उसका कोई विशेष कार्य नहीं था।
तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक विलुप्त हो गया। तो जिन चीजों का काम नहीं होगा तो धीरे धीरे चीजें क्या हो जाती हैं, विलुप्त होती जाती हैं। जैसे जैसे आप बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं, मोटर गाड़ी में ही देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे क्या हो गई, जैसे अम्बेस्टर वगैरह हुआ, आपको पता होगा अम्बेस्टर वगैरह हुआ, ये धीरे धीरे प्रचलन में नहीं आई, अ, उससे ज्यादा मॉडिफाई चीजें हो गई, तो ये धीरे धीरे खत्म कर दी गई। उसी प्रकार ये हमारे अंग में भी था, जैसे मनुष्य में पूंछ का होना, तो उस पूंछ का कोई विशेष कार्य नहीं था। जब कोई विशेष कार्य नहीं था तो क्या हो गई, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। ठीक है, क्या हो गई वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, उसका कोई कार्य ही नहीं रह गया। तो जंतुओं में प्रजनन अंग की आवश्यकता निम्न कार्यों में होती है। जो जंतु होते हैं उनमें प्रजनन अंग की जो आवश्यकताएं होती हैं वो निम्न कार्यों में होती हैं। पहला, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, यानी हमारे जो शत्रु होते हैं, जो हम हमारे ऊपर हमला करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए क्या होती है, प्रजनन अंग की आवश्यकता, प्रजनन अंग की आवश्यकता होती है। आहार अर्थात भोजन की प्राप्ति के लिए, हाँ बिल्कुल, भोजन को प्राप्त करने के लिए हमको जिस प्रजनन अंग की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, भोजन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कैसे हम उसको बना सकते हैं, तो ये प्रजनन अंग में आता है। प्रजनन के लिए, यानी प्रजनन का मतलब ये होती है कि अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जिस अंग का प्रयोग किया जाता है वही हमारी प्रजनन अंग कहलाती है। तो प्रजनन के लिए, निषेचन के लिए अंग, जिस अंग का प्रयोग किया जाएगा वो प्रजनन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रचलन अंग है, इनका बहुत तेजी से उपयोग किया जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही तीन प्रचलन अंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमको सुरक्षा प्रदान करे, दूसरा हमको भोजन दे, और तीसरा हम अपने जनरेशन को बढ़ा सके। अब बात आती है अलग अलग स्थानों में रहने के कारण जंतुओं के प्रचलन अंगों में प्रायः विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी अलग अलग प्लेस में रहने के कारण जंतुओं के जो प्रचलन अंग है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे क्या, स्थल में रहने वाले जंतुओं में पैर, जल में रहने वाले वस्तुओं में पाद, जो जल में रहते हैं उनमें क्या होता है, पाद होता है। हवा में उड़ने वाले जंतुओं में पाद एवं पंख दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये प्रचलन अंग है, अलग अलग जो जिस वातावरण में रह रहा है उसी वातावरण के अनुसार उसमें प्रचलन अंग भी पाए जाते हैं। जैसे जो स्थल पे रह रहा है, जो स्थल यानी जमीन पे रह रहा है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पैर की आवश्यकता होगी, और जो जल में रहेगा उसके लिए पाद की आवश्यकता होगी, और जो हवा में उड़ेगा उसमें क्या होगा, पंख और पाद दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब बात आती है पक्षियों में प्रचलन अंगों के प्रकार। पक्षियों में जो प्रचलन अंग है उनके प्रकार, तो पक्षियों में प्रचलन अंग के दो प्रकार हैं। उनके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों चीजों में कोई एक भी चीजें गायब हो जाएंगी तो वो वर्क काम नहीं कर पाएंगे, यानी उड़ नहीं पाएंगे, और भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो पक्षियों में प्रजनन अंग के दो प्रकार हैं। मतलब पक्षियों में दो प्रकार के प्रजनन अंग, एक है पैर है, और दूसरा क्या है, पंख है। पंख के माध्यम से वो ऊपर उड़ते हैं और पैर के माध्यम से वो चलते हैं। जैसे ही उड़ते उड़ते कहीं रुकना हुआ, या दाना या खाना, मतलब खाना उनको लेना हुआ, दाना चुगना हुआ, तो अपने पंख को स्लो करेंगे और जमीन पे आ जाएंगे, और फिर अपने पैर के माध्यम से अगला कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अब पैर की बात करते हैं। प्रत्येक पक्षी में इनकी संख्या क्या होती है, दो होती है। दोनों पैरों में चार चार क्या होती हैं, अंगुलियां होती हैं, जिन जो लंबे व नुकीले नाखून पंजे होते हैं। एक मिनट, सिरों पर नहीं, उनके जिनके शरीर पर, जिनके शरीर पर लंबे व नुकीले नाखून पंजे, यानी नुकीले नाखून होते हैं। यानी इनकी जो अंगुलियां होती हैं या जो पंजे होते हैं वो नुकीले होते हैं, नाखून उनके नुकीले, जैसे जो उनके पंजे होते हैं, पंजों में जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं। पक्षी पैरों की सहायता से भूमि पर क्या होते हैं, जमीन पर चलते हैं। पैर की सहायता से जमीन पर चलते हैं। बतख में अंगुलियों के बीच झिल्लियां,
यानी उसे पानी में तैरने में सहायक होती हैं। कभी आप बतख के पैर को देखिए तो उनकी बतख के जो पैर होते हैं उनकी अंगुलियां अलग अलग नहीं होती हैं, वो सब एक में छिल्लियों के माध्यम से सब बंधे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पंजे जो होते हैं तैरने में तैरने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये तैरने में सहायक होते हैं। बतख में अंगुलियों के बीच झिल्ली उसे पानी में तैरने में सहायक करती है। ये तो पैर की बात हो गई। अब पंख की बात करें हम अगर, तो पक्षियों में उड़ने के लिए एक जोड़ी पंख होते हैं। अब देखिए पंख के कार्य क्या क्या है, उड़ने के अलावा और भी कार्य क्या क्या है। कभी कभी इन पंखों के माध्यम से हमें वातावरण को मेंटेन भी करना होता है, और कुछ पक्षियां इन पंखों के माध्यम से क्या करती हैं, अंडे को भी सेती हैं। तो तरह तरह के कार्य हैं। तो पक्षियों में उड़ने के लिए एक जोड़ी पंख होते हैं। ये पंख अग्रपात के बराबर है, यानी जो पंख होते हैं ये अग्रपात, पहले वाले पात के क्या होते हैं, पहले वाले पैर के बराबर होते हैं। इनकी सहायता से ये हवा में क्या होते हैं, उड़ते हैं। पक्षियों में पूंछ पूंछ पंख भी होते हैं, यानी एक पूंछ पंख भी होता है। जो पूंछ पंख क्या करता है, पूंछ पंख का कार्य है पक्षियों को डायरेक्शन देना, यानी वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी वो इसी की सहायता से होगा। यहाँ है, जो उड़ते समय इनके दिशा परिवर्तन में सहायता करते हैं। जो हमारे पंख होते हैं, जो सॉरी जो पक्षियों में पंख होते हैं, वो उड़ने में क्या करते हैं, सहायक तो होते ही होते हैं। और उसके अलावा ये दिशा परिवर्तन यानी डायरेक्शन को चेंज करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। कौन से? पूंछ, पंखियों के पूंछ। ये किस डायरेक्शन में उनको जाना है, कैसे क्या है, तो वो पूंछ क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं। पक्षियों का पूरा शरीर विशेष प्रकार के छोटे छोटे पंखों से ढका रहता है। ये तापरोधक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तापरोधक का, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इन्हीं के द्वारा ये इसको मेंटेन करते हैं। ये टेम्परेचर जो होती है अंदर आने के लिए यही रोकती है, कम से कम टेम्परेचर आती है। जैसे हम आप क्या करते हैं, बॉडी को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से जो पंछियां होती हैं, पंछियों में कपड़े तो पहन नहीं सकते, तो उनमें होता क्या है, ये जो पंख होते हैं, यही पंख क्या होते हैं, ताप रोधक का कार्य करते हैं। ताप रोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कुछ ही टेम्परेचर उनके बॉडी में जा पाता है, बाकी टेम्परेचर क्या होता है, पंख के माध्यम से ऊपर जाता है। तो ये तापरोधक का कार्य करते हैं। शरीर के ताप में से ये अपने अंडों को सेते हैं। अब जो बॉडी की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी के माध्यम से अपने अंडे को क्या करेंगे, सेते हैं। पंखों के माध्यम से उसको ढक लेंगे, और ढकने के बाद अंदर की जो बॉडी के अंदर की जो टेम्परेचर है उसी से ये अपने अंडे को सेते हैं, और उससे क्या होते हैं, बच्चे निकलते हैं। अब बात आती है विभिन्न जीव जंतुओं में प्रचलन। कई प्रकार के जीव जंतुओं में प्रचलन क्या है, किस तरीके से प्रचलन किस तरीके से हो रहा है, उसको देख ले। पहला है, मनुष्य में प्रचलन केवल पिछले पैरों यानी पक्षपादों द्वारा होता है। जो मनुष्य में प्रचलन होता है, चलने की क्षमता होती है, वो पिछले पैरों के द्वारा होती है। स्पंजों में प्रचलन क्रिया नहीं होती, यानी जो स्पंज जैसे होते हैं उसमें प्रचलन क्रिया नहीं होती। ये जीवन भर एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। जीवन भर क्या कहते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। तीसरा, केचुए तथा सर्पों में प्रचलन अंग नहीं होते, ये रेंग कर चलते हैं। जो केचुआ और सर्प होता है, ये चलते नहीं है, ये रेंगते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं, इसलिए चलते नहीं है, रेंगते हैं। ठीक है। अब बात आती है रेप्टो सर्कुलेशन की। रेप्टो सर्कुलेशन की बात करते हैं, हम प्रजनन की बात कर लेते हैं कि प्रजनन किस तरीके से, कौन से जीव जंतु किस तरीके से प्रजनन कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं वो अपने समान संतान पैदा करेंगे। जैसा उनका वातावरण रहेगा, जैसे वो रहेंगे, उसी हिसाब से संतान की
उत्पत्ति भी होगी। जिस वातावरण में रहेंगे उसमें वो अपना संतान पैदा करेंगे। प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यानी प्रजनन किसे कहते हैं? कि प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। यानी जिन अंगों की सहायता से प्रजनन की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। जंतुओं में मुख्य प्रजनन अंग वृषण और अंडाशय होता है। जो जंतुओं में जो मुख्य प्रजनन अंग होता है वो होता है, मनुष्यों में क्या होता है? वृषण होता है, और औरतों में क्या होता है? अंडाशय होता है ना? ये चीजें जंतुओं में मुख्य प्रजनन अंग और वृषण और अंडाशय, यानी ये मादा के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? ये नर के लिए होता है। ये नर के लिए, और ये किसके लिए होता है? ये मादा के लिए होता है। ठीक। केचुआ में दो प्रकार के जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं। यानी केचुआ में जो होता है दो प्रकार के जनन अंग होते हैं, वो एक ही शरीर में होते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक व ऐच्छिक क्रियाएं। यानी जो हम कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं, क्रियाएं होती हैं जिसको करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे देखिए अनैच्छिक इन्वोलेटरी, इन्वोलेटरी एक्शन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है? वे क्रियाएं जो अपने आप होती हैं तथा जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सांस लेना, छींकना, पलके झपकाना, चौंकना आदि। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो नित्य कर्म के द्वारा मनुष्य करता है। तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना आप रोक नहीं सकते। अगर आप सांस लेना रोक लेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। छींकना ये ऑटोमेटिकली है, छींक आएगा तो आपको छींकना होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। पलके झपकाना, पलके आप अपने आप नहीं झपकाते, पलके ऑटोमेटिकली ये अनैच्छिक क्रिया है, ये झपकती हैं। चौंकना, कोई अचानक ऐसा काम हो जाए जिससे क्या हो जाता है, आप अचानक चौंक जाते हैं, तो ये कोई इच्छा अनुसार नहीं होता, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इसको आप रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो नेचुरली होती हैं। उसको आप रोक नहीं सकते और उसकी कोशिश भी नहीं करना चाहिए। सांस लेना आप अगर रोकेंगे कुछ ही 40 सेकंड 50 सेकंड बहुत करेंगे, 1 मिनट 60 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोक सकते। उसके बाद अगर रोकते हैं आप तो आपकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही ज्यादा देर तक रुकेगा दिक्कत होगा। छींकना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है। अब आइए ऐच्छिक क्रिया के बाद बात कर लेते हैं। जिन क्रियाओं को हम दिमाग में सोचकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जिन क्रियाओं को जिन क्रियाओं को हम दिमाग में सोचकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। आप देखिए, यानी जिसको हम अपनी सोच के अनुसार, इच्छा के अनुसार करें, वो हमारी क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलंटरी एक्शंस कहलाएगी। जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना। पढ़ना, पढ़ना क्या, अगर हमारा मन करेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। खेलना, मन है तो खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद टीवी देखना, टीवी भी देखना क्या है? अच्छी क्रिया है। तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या है? ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत है। जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार करें वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, और जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार ना कर सके, यानी जो क्या होगा, जो क्रियाएं अपने आप हो जाए वो हमारी क्या कहलाएंगी? अनैच्छिक क्रिया कहलाएगी। अब बात आती है तंत्रिका तंत्र, जो अभी हम बात कर रहे थे, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करने वाली संस्थान को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाएं, जो शरीर में सारी क्रियाएं घटित होती हैं, उसको नियंत्रण करने में संस्थान को तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण करने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यही तंत्रिका तंत्र क्या करेगी? या आप सपोज दैट आप जा रहे हैं और आपके आगे यहाँ कुआं आ गया, या मान चलिए बहुत बड़ा गड्ढा है, या कुछ भी है, तालाब है, तो जैसे ही आप इधर चल रहे हैं तो यहाँ तंत्रिका तंत्र तुरंत एक्टिव हो जाएगी, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि इसके आगे क्या है, अगर आप जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। तो यही तंत्रिका तंत्र क्या करती है? एक संस्थान होती है जो अ, क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रण करती है। तंत्रिका तंत्र जो होती है ये एक संस्थान जैसी है। ये अ, जो घटना घटित होने वाली, जो नहीं करना चाहिए, उन सभी क्रियाओं का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो वही चीज है कि शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करने वाली संस्थान को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क, यानी जो जिस हिसाब से ये काम करता है उसमें ये तीनों वर्क करते हैं। एक होता है मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ रज्जु, तीसरा तंत्रिकाएं। यही तीनों के माध्यम से ये संस्थान काम करती हैं। यही तीन ऐसे हैं जो इस संस्थान को चलाते हैं। तो ये तीनों एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। जो इनकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है, जो बॉडी में फैली रहती है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम एक संस्थान है जो समस्त क्रियाओं के नियमन को क्या करती है? नियंत्रण करती है। और इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक आपका मस्तिष्क होता है, दूसरा रीढ़ रज्जु होता है, तीसरा तंत्रिकाएं होती हैं। और ये जो तीनों होती हैं ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसे कोश तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसकी लंबाई, इनकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। जो तंत्रिका तंत्र की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है कपाल तंत्रिकाएं, दूसरा रीढ़ तंत्रिकाएं। याद रखिएगा, एक कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, दूसरा रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस शरीर में जो होता है दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो आप तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये अ, इसका कार्य क्या होता है और इसे कितने भाग होते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है। यही विशेष तौर से इतना ही आपके लिए आवश्यक है। बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आप स्पेशली इसका बुक उठा लीजिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बीटीसी के एग्जाम देना है तो इतना ही सफिशियंट है। अब बात करते हैं तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक रूप से प्रमाण। चलिए, तुलनात्मक कार्यकी एवं जैव रासायनिक से प्रमाण, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें तुलनात्मक कार्यकी में कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना तर्क दिया हुआ है। वो क्या है? फ्रोकिर्न वाल्ड 1952 में आदि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जंतुओं की कायिकी एवं जैव रासायनिक से जैव विकास को सिद्ध करने वाली निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं। कौन कौन सा? पहला है, प्रारंभिक जीवों से लेकर के जटिलतम स्तनियों तक जीवद्रव्य का रासायनिक संयोजन लगभग समान सा होता है। और दूसरा है क्या है? ट्रिप्सन ट्रिप्सन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटोजोआ से स्तनियों तथा अधिकांश जंतुओं में होता है। इसे इसलिए प्राचीन एंजाइम या प्रोटीन कहते हैं। यानी जो ट्रिप्सन नामक प्रोटीन है, ये पाचन एंजाइम प्रोटोजोआ को स्तनियों तक अधिकांश जंतुओं में ये पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राचीन एंजाइम या प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद एमाइलेज एमाइलेज नामक कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम स्पंजों से स्तनियों तक सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है।
चौथा, सारे जीवों में उपापचय की प्रक्रियाएं लगभग समान सी होती हैं। जितने भी जीव होते हैं उसमें उपापचय की जो प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज ये होती हैं, वो लगभग क्या होती हैं, समान सी होती हैं। प्रोटीन्स के विश्लेषण में 20 प्रकार के समान अमीनो अम्ल अणु भाग लेते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। और ऊर्जा रूपांतरण में एटीपी की प्रमुख, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रमुख ऊर्जा वाहक का काम करती है। पांचवा है, सभी प्रकार के जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एवं दूसरा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी सभी प्रकार के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ, जितने भी जीव हैं उसमें डीएनए और आरएनए होता है। आप सुने होंगे कि डीएनए टेस्ट होता है, लोगों का बहुत सारी क्रिटिकल केसेस हो जाती है तो डीएनए टेस्ट हो जाता है। डीएनए टेस्ट आपके एक बाल से या एक नाखून के टुकड़े से भी आपके डीएनए का टेस्ट हो जाएगा कि इसका डीएनए क्या है। ठीक है, तो आज जो भी जितने भी सेगमेंट रहे हैं इस पार्ट के, इस चैप्टर के, उसको पढ़ा दिया गया है, अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ में नोट्स अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाते हुए चलिए। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है, आईडी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़ने से ये होगा कि अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप वहां से पीडीएफ निकलवा करके पीडीएफ निकलवा लीजिए और उसको आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए वीडियो तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। जब आप अध्याय को खत्म कर लीजिए तो एक बार क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी चीजें क्लियर होंगी कि हाँ, हम जो पढ़े हैं वो चीजें क्लियर है या फिर नहीं। ठीक है, आपके पास समय अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है और पढ़ने के लिए भी बहुत सारा है। तो इसलिए अब आप बिल्कुल लग जाइए। इंतजार मत करिए एग्जाम का कि अभी तो 2 महीना बाकी है। क्या है, देखिए एग्जाम जो होना है वो 4 तारीख तक तो कतई नहीं हो सकता। 4 तारीख यानी पहले वीक में तो, फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इधर चुनाव है। 4 को वोटिंग का रिजल्ट आना आना है, 4 जून को। इसलिए फर्स्ट वीक में नहीं होगा, 15 तारीख के बाद ही होगा। तो आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है और आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और बार बार वही वीडियो देखने के बाद प्लीज एक लाइक। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।